अभी मन्नू मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। आज हमारे साथ जो शख्स जुड़े हैं मल्टी विषय स्पेशलिस्ट। ये नाम मैंने इसलिए दिया है, चेहरा देख कर आप पहचान गए होंगे, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी मल्टी विषय स्पेशलिस्ट का जो मैंने इनको बोला है ना, हर एक विषय पे इस दुनिया में ऐसा कोई विषय नहीं है जिसको डॉक्टर देवेंद्र बलारा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उस विषय के ऊपर बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते। सर सबसे पहले तो राम राम जी। राम राम मलिक साहब, और स्वागत है आपका अभिमन्यु मूवीज। धन्यवाद जी। मैंने जो बोला मल्टी विषय स्पेशलिस्ट ये तो वैसे तो स्पेशलिस्ट तो मैं सिर्फ एजुकेशन का पे ही काम करता हूँ, लेकिन आप लोगों ने, आपको लगा होगा कि मैं मल्टी विषय पे आपने बोला, पूरा नाम लूंगा मैं आपका, डॉक्टर देवेंद्र बलारा। डॉक्टर क्यों? नेचुरोपैथ हूँ मैं, आयुर्वेद पे भी काम किया जी, फिजिक्स की भी पढ़ाई पढ़ी जी। देवेंद्र आपका माँ बाप का दिया हुआ नाम है, बलेरा आपका सरनेम है। गांव कौन सा है? फफड़ाना, जिला पानीपत, जिला करनाल, जिला करनाल में फफड़ाना। असंध में, असंध विधानसभा। असंध विधान, एक वो आपके गांव का सांप पकड़ने वाला भी मशहूर है, मेरा क्लासमेट ही है वो, सतीश फफड़ाना। मतलब दोनों के एक ही गांव के कुछ ना कुछ पकड़ने पर रहे हो है। वो जंगल वाले सांप पकड़ता है, मैं समाज वाले सांप को मतलब पीछे लगा वो सांपा में पकड़ है दोनों की। सांप पकड़नी है हम दोनों। जिस तरीके से आपने जो मुहिम उठा रखी है, कब आपको ये महसूस हुआ कि मुझे समाज में जाके लोगों को जागृत करना है, लोगों को बताना है, चीजें पकड़ानी है कि ये गलत है, ये सही है? कब आपको ऐसा लगने लगा? कितने दिन पहले? ये 2016 की बात है पवन भाई, जब मैं एक इंस्टीट्यूट चलाता था चंडीगढ़ में। उससे पहले मैं सरकारी नौकरी पे था, टीचर था मैं जी। मैंने देखा कि सिस्टम जो है मेरे हाथ से ही लोकल गाँव को और बच्चों को बर्बाद करवा रहा है, तो मैंने नौकरी छोड़ दी और कि मैं ये काम नहीं कर सकता। मेरे पास एक रिसर्च थी कि मैं 3 साल की उम्र से ही हर बच्चे को, किसी भी बच्चे को ये बता सकता हूँ कि वो परमात्मा ने किस काम के लिए पैदा किया है। तो माँ बाप को यकीन नहीं होता था कि जब आप बताते थे बच्चों को भाई इसने इस काम पर ला दो, ऐसा था। हाँ, तो मैं बच्चों को बोलता था, तो अब माँ बाप क्या सोचते थे, अभी तो 3 साल ही उम्र है, अभी तो 8 साल ही उम्र है, अच्छा अभी तो सारी बातें मानता है। तो पहले तो मेरे पास वो लोग आते थे शुरू में, तो जिनसे माँ बाप बड़े परेशान हो चुके होते थे बहुत बुरी तरह से। फिर इसी दौरान बीच में ही, मतलब क्योंकि मैं टीचर ही था शुरू से, टीचर होने के नाते ही मैंने इसके ऊपर रिसर्च और काम किया था। तो मैंने फिर जब पेरेंट्स को ये कहना शुरू किया कि आप लोग गलत रास्ते पर बच्चों को लेके जा रहे हो, तो माँ बाप ने कहा कि हमें सिर्फ नंबर चाहिए। उस वक्त फिर मैंने एक चैलेंज प्रोग्राम लॉन्च किया सन 2015 में, हर एक बच्चे, मतलब पूरे समाज के लिए, बेसिकली समाज को ये बताने के लिए कि नंबर तो गधे भी ले सकते हैं, नंबर कोई भी ले सकता है, नंबर मायने नहीं रखते, नंबर जिंदगी में कितने मायने रखते हैं और कौन ले सकता है, ये मैंने चेक करने के लिए 20 स्कूलों को चिट्ठी लिखी। मतलब स्कूल चिट्ठी तो मैंने 100 बच्चों को लिखी थी, मैंने उनमें से 20 बच्चे लेने थे और मैंने कहा आप अपने स्कूल का सबसे कमजोर बच्चा जिसे आप कहते हो वो भेज दो मेरे पास। एक बच्चा चाहिए एक स्कूल से जो फेलियर केस हो, जो किसी की ना मानता हो, जो कुछ भी ना करता हो, जो करके राजी ना हो, जो मतलब आपकी तरफ से वो निकम्मा है। 20 बच्चे, 20 लिए मैंने 20 स्कूलों से। और किस तरह का एक्सपेरिमेंट आप उनके ऊपर करना चाहते थे? मैं ये करना चाहता था, मैंने उन पे किया था, मैंने जो मैं करता था काम मैंने वही किया था। मैंने माँ बाप को कहा कि मैं आपके बच्चों को तैयार करूंगा जैसा आप चाहते हैं, मुझे पेपर पर लिख कर दे दीजिए कि इसके दिमाग में से क्या निकालना है और क्या डालना है। तो जो उनको गलत आदतें लगती थी वो बोला कि ये दूर हो जाएं और ये बातें, ये काम करने लग जाए और थोड़ा पढ़ने लग जाए, ये उनका था। तो जैसा बच्चा उनको चाहिए था वैसा बच्चा, और फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में 100 में से 100 नंबर मैंने उनको दे दिए सबके। हाँ, नहीं टोटली 18 बच्चे ने पास किया था। ये जो 20 बच्चे हैं जिनसे आपने स्कूलों से अपने चिट्ठी के माध्यम से मांगे, आपको मिल गए? हाँ, मिले मुझे। एप्लीकेशन तो मेरे पास 100 प्लस की थी,
मैंने उनमें से 20 छांटे थे, 20 जो सबसे निकम्मे थे सिस्टम के हिसाब से वो लिए थे। और फिर मैंने उनमें से 2 बच्चे थे बाहर के, वो एक तो एमएलए था उस टाइम पर दिल्ली का, और एक इधर था, उनके बच्चे, उनकी नानी गुजर गई थी और उधर भी उनके घर में डेथ हो गई थी। तो वहीं से फिर मैंने वो 18 बच्चों ने पार किया। 18 के 18 बच्चे अपने अपने स्कूल्स के टॉपर बने। 4 सेक्शन थे तो चारों के टॉपर, 5 थे तो पांचों के कितने टॉपर। दिन का टाइम आपने ये फिक्स इसमें 1 साल लगा था, लेकिन बच्चे को तैयार करने में 2 महीने लगते हैं। अच्छा, एक बात और है कि आपके पास ऐसी कौन सी जादू की पुड़िया है कि भाई चुरलू मुरलू तैयार? हाँ, वो बढ़िया है। दिमाग के अंदर सामान जो है वो किस फॉर्म में जाएगा, यानी बच्चा सीखता कैसे है। बच्चे की कभी कभी आंखें सीखती हैं, कभी कभी कान सीखता है, और कभी कभी उसके हाथ सीखते हैं। जैसे साइकिल चलाने का काम है, आप ध्यान भी नहीं दे रहे होते तो आपका हाथ पैर अपने आप ही सीख रहे हो, अपने आप काम कर रहे होते हैं। तो उस बच्चे का दिमाग कैसा है, क्या सीख सकता है फास्ट, मतलब सीख तो सब कुछ सकता है, तेजी से क्या सीख सकता है, कौन सी चीज को कैसे सीखेगा, कितने टाइम में सीखेगा, किस तरीके से सीखेगा, क्या एफर्ट लगाने पड़ेंगे, सुबह सीखेगा कि शाम को सीखेगा, ये बात मेरे एनालिसिस से पता चल जाती है। टाइम भी फिक्स होता है? हाँ, मालूम पड़ जाता है कि एक आदमी का फिक्स ही रहता है कोई भी काम। 20 आदमियों के लिए, 20 बच्चों के लिए तो अपने अलग अलग समय देना पड़ा होगा ना, कुछ भी नहीं देना पड़ता है। तो लोगों को लगता है, हम लोगों को लगता है कि बहुत मुश्किल काम है। रियलिटी में ये दुनिया का सबसे आसान काम है, अगर कोई इसको समझना सीख ले तो। आम आदमी भी, और ये आम से आम, उसको डॉक्टर देवेंद्र बलारा बनने की आवश्यकता कुछ भी बनने की जरूरत नहीं है। वो जो है ना, वो वही का वही सीख सकता है, और बहुत सिंपल है। आपका बच्चा है, जैसे फॉर एग्जांपल, आप, चलो मैं आप ही से पूछूं, आपका बच्चे की उम्र कितनी है? 12 साल का बड़ा बेटा है, 12 10 साल का छोटा। 12 और 10। अब मैं आपको 12 और 10 साल के बच्चों की आज की फितरत बताता हूँ। ज्यादातर बच्चे खाने को लेकर के बिल्कुल भी अवेयर नहीं है, अपने जीवन को लेकर बिल्कुल अवेयर नहीं है, पढ़ाई करके बिल्कुल राजी नहीं है, फोन में लगा रहना फितरत बन गई है, गुस्सा बहुत ज्यादा हो गया है, और मतलब टीवी की तरफ या फिल्मों की या ओटीटी की तरफ, कार्टून्स, वीडियो गेम्स की तरफ सारा ध्यान है। ठीक है, यही है नेचुरल बात है। ज्यादातर। नेचुरल नहीं है ये। मेरा बच्चा 19 साल का है, उसके पास आज भी टच वाला फोन नहीं है। इसे मेरे बच्चे भी फोन नहीं देखते, वो हम देते नहीं। हाँ, देते धीरे नहीं धीरे ना। आदत छुड़वाई उनकी। हाँ, छुड़वाई वो, यानी वो थी वो भाई। तो अब उनका फोकस पढ़ाई पर नहीं जाएगा, वो पढ़ ही नहीं पाएंगे। आज के बच्चे की बात बता रहा हूं। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मुझे कितने तरह के बच्चे हो सकते हैं, कितने तरह के दिमाग हो सकते हैं, और इस माहौल का क्या फर्क पड़ने वाला है उसका पहले से मालूम है मुझे। तो अब आपका जो 12 साल का बच्चा है और 8 साल का बच्चा है, मैं उसको पैदा होने से लेकर 12 साल तक वो कैसे जिया है, आपसे एक सवाल पूछे बिना उसके बारे में सब कुछ बता सकता हूं। एक सवाल ना आपसे पूछूं ना मैं उससे पूछूं, और यदि वो 100% सही है तो मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि ये किस काम के लिए बना है। तो फिर मुझे भी मालूम है कि ये चीजें कैसे सीखेगा। खिड़की कहाँ है, दरवाजे कहाँ है, बड़ा मटेरियल कहाँ से जाएगा, छोटा मटेरियल कहाँ से जाएगा, अगर ये मालूम हो तो क्या दिक्कत है चीजें बाहर निकालने में और अंदर डालने में। 18 से 20 में आप सक्सेस हुए उस समय जब ना, आपने 18 के 18 नहीं 20 बच्चे थे, 2 किसी कारण छोड़ गए। हाँ, 18 के 18 रहे। वहां के सक्सेस 100% सक्सेसफुल। अभी उससे पहले भी, उसके बाद भी मेरा जो अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है, 10वीं तक का जो सिलेबस है, अगर बच्चे को लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना ठीक से आ रहा है, 4 ये स्किल्स हैं, और उसको जोड़ घटा गुना भाग, ये बेसिक ऑपरेशन है, अगर ये आते हैं तो 10वीं तक का सिलेबस मात्र 6 महीने का है। 10वीं तक का जो सिलेबस है मात्र 6 महीने का है। मेरा जो बेटा है, जो मेरे घर में पैदा हुआ था, उसका उसने जो 10वीं का सिलेबस था, 10वीं की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स थी, वो 7 साल की उम्र में कर ली थी। ओके। 1000 तक के पहाड़े, पीरियोडिक टेबल, ह्यूमन एनाटॉमी, वो सब उसे 7 साल की उम्र में। लेकिन आपने ना डॉक्टर साहब
भाई आपने स्टार्टिंग में जो पर्सनली ध्यान दिया वो बच्चों के ऊपर दिया कि भविष्य जो हो वो खराब होने लग रहा है बच्चों का। बच्चे, मैं टीचर ही हूँ बेसिकली। जी। अभी भी आप देखोगे तो मैं समझा ही रहा हूँ टीचर के तौर। एक टीचर का काम है कि समाज में कुछ भी गलत हो रहा है वो समाज को बताए, क्योंकि टीचर एक ऐसी कौम है जिसके ऊपर समाज भरोसा करता है कि ये गुरु है, ये ज्ञान देने का काम करता है। आज का टीचर नौकर बन गया, नौकर अपनी सैलरी के चक्कर में समाज को गलत में डाल रहा है। मैंने नौकरी और धंधा छोड़ने का कोशिश किया। जब मैंने ये काम किया था तो जब मैंने छोड़ा तो मैं एक बच्चे का 5 लाख रुपए लेता था 2 महीने की फीस मेरी पढ़ाने की, ये तैयार करने की। तो जब अगले साल मैंने जब मीडिया में इन सारे बच्चों को रखा और मैंने कहा कि ये बच्चे हो गए तैयार, अब आपके पास इनके लिए क्या जगह है सुरक्षित वो बताओ, तो पूरे समाज में बच्चों के लिए जगह नहीं मतलब अगला स्टेप था ही नहीं, था ही नहीं। किसी के पास 100 में से 100 ले लिए। अब कहाँ जाए ये? अब बड़े बड़े स्कूल सामने नहीं आए क्या भाई? इतनी बढ़िया क्रीम तैयार होगी तो हमें तो वो तो थी, वो तो बच्चे हमारे फ्री में ही पढ़ते थे। वो जो बच्चे मैं तैयार करता था उनको तो स्कूल भाग के ले जाते थे, वो तो ठीक है। लेकिन उससे क्या समाज में क्या बदलाव होगा, उनके जीवन में क्या बदलाव होगा? स्कूल ने ले लिया, वो तो रट्टे मारना सिखा रहा है, जीवन के लिए तो तैयार कर नहीं रहा। मैंने तो वो 100 में से 100 नंबर लेकर के समाज को ये दिखाया था कि नंबर तो ये सबसे कमजोर ने 100 ले लिए, तो तुम्हारा जो 80 ले रहा, 60 ले रहा, 50 ले रहा, वो तो 100 लेना उसके लिए तो आसान है। फेलियर ने ले लिए जब, तो मैंने तो ये देखा जब कि ये तो गड़बड़ में सीन चल रहा है, समाज भी आगे नहीं आ रहा, तो आई थॉट कि मैं अब की बार 20 बच्चों से काम नहीं चलेगा, मैं 100 बच्चे लूंगा। तो मैंने एप्लीकेशन दिया कि एडवर्टीजमेंट दिया कि अब की बार मैं 100 बच्चे लूंगा। तो मेरे पास 500 एप्लीकेशन आ गई, क्योंकि तब तो मीडिया में खूब छा गया था, डीडी न्यूज पे भी आया था और डीडी नेशनल पे, और सारे चैनल्स भी, अखबारों की मतलब जबरदस्त वो था, बना था माहौल वहां पर। लोग पागल होते थे, मतलब लोग अपनी जमीनें बेच बेच के 70 गज का प्लॉट बेच दूंगा मैं अपने बच्चे को, आपके पास पढ़ाऊंगा। जब ये लाइन मुझे किसी गरीब आदमी ने बोली थी ना, 8,000 रुपए कमाने वाले ने, सबके आए हुए एडवांस 2 लाख रुपए लेता था मैं कैश, तो सबका 100 बच्चों की फीस मेरे पास आ चुकी थी, 2 करोड़ रुपया। एंड उस मोमेंट फिर मुझे लगा कि मैं केवल अमीरों के लिए काम कर रहा हूँ। उसी टाइम मैंने पत्नी को बोला कि ये गलत काम है, छोड़ना पड़ेगा। बच्चे को हम एक नशेड़ी और अपराधी समाज दे रहे हैं, अपने बच्चे को, और ये माँ बाप जो हैं ये सिर्फ नंबरों के पीछे पड़े हैं, जबकि इनको बच्चों को उनके टैलेंट की तरफ लेके जाना चाहिए, समाज को ठीक करना चाहिए, ये नहीं कर रहे हैं। तो मेरे बच्चे को भी तो आने वाले समय में कोई ना कोई नशेड़ी जो है वो नशेड़ी बना सकता है। देन आई थॉट कि नहीं, मुझे सोसाइटी पर काम करना है। मैं लोगों से बात करूंगा, मैं गांव से बात करूंगा, मैं लोगों से पूछूंगा कि तुम जो जिंदगी अपने बच्चों को दे रहे हो यही देना चाहते हो या इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए, जो आपके बच्चे का हक खा करके मुझे ना दे, मेरे बच्चे को ना दे। जो जो आपके बच्चे को मिले वो आपके बच्चे का हक मिले, और जो उनके बच्चे का हक है वो उनको मिले। तो हमें कैसे ऐसे समाज की परिकल्पना कर सकते हैं, ये मैं लोगों से पूछूंगा। तो ऐसा सोच करके 2016 में मैंने अपना इंस्टीट्यूट बंद कर दिया, सबके पैसे वापस आप कर दिए। उसके बाद अनेकों कामों में जैसे हर एक बात पे आप एक्सप्लेन करने लगे, जैसे आपने मतलब किसी चीज को नहीं छोड़ा, आपने न्यायालय को नहीं छोड़ा, मैं उसके बाद आपने इंडियन करेंसी को नहीं छोड़ा। मैं उसके बाद गया गांव में, अपने खुद के गांव में, पपड़ाना में। तो अपने गांव में जब मैं गया तो सरपंच साहब से मैंने कहा कि ये ऐसी टेक्निक मेरे पास है, मैं पूरे गांव को फ्री देना चाहता हूं अपनी तरफ से, ट्रेनिंग टाइम सब कुछ फ्री। सरपंच साहब को लगा कि शायद ये इलेक्शन लड़ने आया होगा। सबको लगता है ऐसे। तो सरपंच साहब को लगा कि मैं इसको क्यों हीरो बनाऊं, ये तो हमको वोट भी नहीं देते हैं, ये तो दूसरे वाले हैं, रहते भी बाहर हैं, बाहर रहता है। तो फिर मैं अपने मोहल्ले में गया, अपने चाचा ताऊ जो मेरे पड़ोस के थे, वहां अलग तरह की पॉलिटिक्स भी थी, और मुझे बोला कि तू कल यहीं फिरता था, आज तो हमें ज्ञान दे रहा है। फिर अब मैं पड़ोस के गांव में चला गया, आसपास के 10-20 गांव में बातें करके इकट्ठे एक जगह बुला के बात करने की कोशिश की। वहां का एमएलए डीएसपी वो मेरे पीछे पड़ गए, मतलब सिस्टम बैठा नहीं ना प्रोग्राम कर दिया 1000 लोगों का। लेकिन वो एमएलए ने डीएसपी को फोन किया, डीएसपी का फोन मेरे पास आया। तब मुझे इतना समझ नहीं थी ना इन सब लोगों की ना, तब मुझे पता नहीं था कि ये नौकर है। तब मैं सोचा डीएसपी बड़ा होता होगा। उन्होंने कहा किससे पूछ कर आपने प्रोग्राम किया, क्या क्या प्रोग्राम था, क्या था वो था। तो मैं कहा ये ऐसे मत किया करो।
तो मैं मुझे लगा मैं यार अब तो यहाँ तो अब प्रोग्राम भी नहीं कर सकते, तो मैंने सोचा अब यहाँ क्या करूंगा मैं। तो था वो एमएलए का डर कि एमएलए का इलेक्शन ना लड़ ले, तो मुझे बाद में समझ में आने लगा। फिर मैं वहां से फिर मैं इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए निकला। इलेक्शन मैनेजमेंट की क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस तगड़ा था, हमने खूब करा हुआ था, तो कुछ ऐसे हालात बने कि मैंने कहा एक काम करते हैं, पहले पैसा होना चाहिए तब हम लोगों का भला कर पाएंगे। तो शॉर्ट टर्म में पैसा जो है इलेक्शन मैनेजमेंट में था। हम एक एक कैंडिडेट से 2-2 करोड़ रुपए लिया करते थे पंजाब का। कितने लोगों से लिया आपने? ये कहानी की बात थोड़ा सा नहीं है। काउंट तो कुछ तो करो। ना, 10, ना, 5? इलेक्शन बहुत मैनेज किया हमने। पंजाब में सबसे ज्यादा पैसा मतलब इसमें खर्च होता है चुनाव में। एक एक एमएलए का इलेक्शन में 20-25 करोड़ रुपए नॉर्मली लग जाता है। आजकल हरियाणा में भी सेम। अब तो पंजाब में 50 करोड़ हो गया होगा। फिर ये मैं 2016-17 नियर अबाउट यहाँ भी है। हाँ, सेम सिचुएशन। हाँ। तो मैंने वहां जब इलेक्शन लड़वाया, मतलब बेसिकली पहले क्या था, पहले हम पॉलिटिक्स करने वाले लोगों के पीछे चलते थे और जो वो कहते थे हम वो करते थे, जो हमारी स्किल थी। कितनी बड़ी टीम तैयार करी आपने इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए? इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए मेरे पास जो शुरुआती टीम थी वो 40 लोगों की थी, और उसके बाद हर विधानसभा पे 20 लोग मैं दिया करता था। ओके। तो मतलब ट्रेंड बंदे कैसे, आप कैसे देखते ये मेरे जैसा है, इसको मैं कुछ ट्रेंड करूंगा जल्दी? ना, वो हम लोग क्या करते हैं, ये जो इलेक्शन मैनेजमेंट का जो काम है, ये कोई भी सामाजिक आदमी सीख सकता है। 3 दिन की ट्रेनिंग में आराम से 3 दिन में इलेक्शन ऐसे मैनेज करना सीख जाओगे। फिर मोटे तौर पर फिर जो इंटरनल, जो रोज की डेली के जो उन सामने वालों ने क्या किया है, उस सारी तस्वीर को अपनी तरफ से कैसे क्लियर करना है, कहाँ से कौन मैनेज करना है, वो सब चीजें बाद की बातें होती है, वो बाद की रिसर्च का पार्ट है। तो फिर पंजाब में गए, पंजाब के बाद फिर उधर गए थे, हिमाचल गए राजा वीरभद्र के साथ, फिर दिल्ली गए एमसीडी बीजेपी के साथ, अमित शाह की टीम के साथ, फिर यहाँ हरियाणा में आए तो इन सारे बड़े नेताओं के घाघों के साथ, सबके साथ हमने काम करके चेक किया कि ये लोग काम कैसे करते हैं। तो फिर हमें समझ में आया कि पॉलिटिक्स यानी पैसे से, जब पैसा चल रहा था तो बीच में पैसे खाने वाले, पैसे ले जाने वाले, भागने वाले मिल गए। क्योंकि रीजन क्या हुआ था, 2016 में तो इलेक्शन मैनेज शुरू गया था और 16 में ही 8 नवंबर को नोटबंदी हो गई थी। तो नोटबंदी होने के बाद जो हमको पैसा मिलता था वो कैश मिलता था। तो मेरे पास होंडा सिटी गाड़ी थी, तो मेरी गाड़ी में डिग्गी में ऐसे नोटों की तय करके हम लोग मतलब उसको स्मगलिंग करते थे पैसे की। खा जाओ तो भाई जवाबदारी तो वो नेता भी नहीं लेता ना। वो फिर हमें नशे की जो तस्करी करते हैं उनका आइडिया था, पता था हमें। हम क्या करते थे उस टाइम पे, 50,000 रुपए अगर किसी के पास मिल जाए ना, तो उसकी वो 50,000 जब्त हो जाते थे। उसको कारण बताना पड़ता था। हाँ, कारण बताना पड़ता। तो हम क्या करते थे, ये नशे वाले भी ऐसे ही करते हैं कि हम लोग क्या करते थे कि यहाँ से एक गाड़ी ले जाओ जिसमें सिर्फ 50,000 रुपए की एक गड्डी हो और वो दिखती हो बस किसी तरह से, आगे दिखती हो या कहीं भी, पुलिस वालों को चारा डालते थे, पुलिस वालों को देख के भाग जाओ। तो जैसे ही आप बैरियर तोड़ के भागने लगोगे, एक अगली वाली गाड़ी बैरियर तोड़ेगी तो सारा जो स्टाफ है वो उसके पीछे भाग जाएगा, तो बैरियर खाली हो जाएगा। तो फिर पीछे से भरी हुई गाड़ी आराम से नशे वाली पैसों की स्मगलिंग की है आपने। हाँ, मैं बता रहा हूँ। तो ये तो देखो, एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस दौर में फिर मैंने देखा कि पैसे से जो लोग जुड़ते हैं, पैसे होने की वजह से जो लोग आपके पास जुड़ते हैं, वो निहायत ही घटिया किस्म के होते हैं। उनकी प्राथमिकता पैसा ही होती है। यहाँ मैं एक बार आपको रोकूंगा। हाँ। आपने मुझे बताया आप पंजाब गए इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए, आप हरियाणा आए एंड में, आप बीच में हिमाचल गए, राजस्थान गए, सारे बागड़ बिल्ला मिले। हाँ। सबसे इंटेलिजेंट और सबसे मूर्ख बागड़ बिल्ले किस स्टेट के हैं? सबसे राजनीति में कोई भी इंटेलिजेंट आदमी नहीं है। मतलब दूसरे खेल खेल रहे हैं। मूर्ख है, मूर्ख, सारे मूर्ख। दो तरह की चीजें होती हैं। जैसे मान लो दीपेंद्र हुड्डा को ले लेते हैं अपन। दीपेंद्र हुड्डा का बाप सीएम था जब वो पार्लियामेंट का मेंबर बना। उसमें दीपेंद्र हुड्डा का कोई सामाजिक योगदान नहीं, उसका पर्सनल तो कोई रोल है नहीं, कुछ उसको आता नहीं। ठीक है, वो मतलब बोलता लड़कियों की तरह है तो नरम लगता है, तो लोगों को लगता है कि यार ये बेचारा बेबे का होना, कुछ लोग तो बेबे आ गई तो उसको बेचारे को ठीक है ना, तो वो लगता है कि ये दबंग नहीं है तो ठीक है, इस बेबे ने दे दो वोट। उसका कोई रोल नहीं है उसका बाप के सीएम बनने के अलावा। उसको नहीं पता समाज की नब्ज क्या है,
उसको नहीं पता समाज की समस्याएं क्या है, कभी समाज में आया ही नहीं है, उसको नहीं पता इन लोगों को मैनेज कैसे करना है। गाँव वाले जो कर कहते हैं हमारा प्रोग्राम करना चाहिए, कितने मानस हो जाएंगे, इतने मानस करना चाहिए, इतना चाहिए, इतना कर दे, इतनी गाड़ी होनी चाहिए, इतने मानस चल लो चौकड़ी तले आओ। उसने मानस चाहिए, उन्हें भाषण देना, भाषण में गिनी चुनी सी में बात है, वही डिप्लोमेटिक खेल है, राजनीति नहीं है, समाज के लोग नहीं है ये। इधर से ये चले जाओ चौटाला को देख लो आप, इनकी मरोड़े नहीं ली पड़ती मरे बेटा की, ठीक है, कोई शकी भी अपना तो ठाडे किसी ने मानते ही नहीं ना। मैं तो अबे के साथ भी बैठा हूँ, तो मैं तो दुष्यंत के साथ भी बैठा हूँ, तो मैंने देखा है, मैं ये इसे है, जब मैं कुछ ऐसी बातें यार नहीं कहनी नहीं चाहिए, वो पर्सनल है लेकिन उनको देख के मैं ये सामाजिक लोग हैं। हाँ, इनका दादा हुआ करता हुआ कभी, लेकिन ये नहीं, ये तो नहीं है भाई, ये समाज के नाम का तो इनके पास कुछ भी नहीं है, ये थर्ड पार्टी, ठीक है। अच्छा, बड़े उड्डा को देख लो, उसने भी बेरा ही नहीं क्यों बोलना है, हाँ इस्ता के उसने नहीं आंदा बोलना, ठीक है, उसका न्यूज समझ में आंदा शरद पवार की तरिया, ठीक है। अच्छा भाई, हरियाणा में तो बाकी इनका और तो के बिसात रह गई है, ये तो जिनसे ये समलैंगिक संघ वाले हैं, जिनसे ये तो निहायत ही जाहिल लोग हैं, मतलब इनका तो क्या ही कहना, मतलब देश में अगर सबसे गंदे लोग मिले तो ये समलैंगिक संघ वाले मिले, राष्ट्रीय समलैंगिक संघ। अच्छा, बाकी मतलब जो बीजेपी में एंटर कर गया, मतलब वो तो मैं तो मेरे दादाजी वाली बात एकदम सही है था, एक तो ये आरएसएस वाले और एक ये बीजेपी वाले, ना तो इनके घर रिश्ता करो, ना इन घर में बढ़न दो। जिस घर में, जिस संगठन में, जिस परिवार में ये बढ़ गए तो टूटना तय है, तो जिस समाज में बढ़ गए तो समाज टूटना तय है। आपने एक बात कही थी बीच में कि नौकरी छोड़नी पड़ी। हाँ, फिर नौकरी छोड़ के फिर मैंने इंस्टीट्यूट खोला, इंस्टीट्यूट खोल के फिर मैंने प्रूव किया, प्रूव करके मैंने देखा कि यार उसको भी सिर्फ अमीरों के लिए काम किया तो वो छोड़ दिया। फिर मैंने देखा कि राजनीति से पैसे से बदलेगा, फिर पैसा कमा के देख लिया, फिर देखा पैसे से जो लोग जुड़ते हैं वो भी नहीं कमाया वैसे अभी, मतलब संपत्ति जितना मैं नहीं, संपत्ति नहीं है मेरे पास, जितना मैंने कमाया मैंने अपने दोस्तों में बांटा, मतलब जितने लोग टीम के मेंबर थे, मेरा खाने का, क्योंकि मुझे ये पता है वो हराम का पैसा है, तो मेरा नियम था ये। फैमिली में कौन कौन है बलारा साहब? आप हो, मतलब माँ है, पिताजी हैं। फादर साहब क्या करते हैं आपके? सीआईएसएफ से रिटायर्ड हैं। और माताजी? माताजी होम मेकर रही हैं, और बाकी आपकी धर्मपत्नी? वो टीचर थी, वो भी छोड़ दी थी, उसने भी छोड़ दी, सबने जॉब छोड़ दी, काम छोड़ दिया, बिजनेस बंद कर दिया। पिताजी भी मेरे वीआरएस लेके आए थे। अच्छा, फिर घर कैसे चल रहा है? मतलब मेरी काउंसलिंग का जो काम है ना, जो मैंने आपको बताया, मैं आपके बच्चे के बारे में बता देता हूँ। तो वहाँ फीस होती है? ये मेरी 1.5 लाख रुपए मिलने की अपॉइंटमेंट फीस है मेरी। अभी चलता है ये काम? चलता है। हाँ, मेरा क्लाइंट जो है वो बाहर से है, अमेरिका से कोई आएगा तो 3 लाख है फीस, इंग्लैंड से, अमेरिका से, कोई बाहर से देश से जुड़ गया जी, इंडिया का कोई है तो 1.5 लाख फीस है भाई। तो लाइट की प्रॉब्लम हो रही है भाई साहब, आप भी तो इंडिया से 1.5 लाख है। तो मेरा जो क्लाइंट है वो जुडिशरी से, आईपीएस, आईएएस, मोटे लाले, दिल्ली से, मुंबई से मोटे लाले हैं। 2-2 साल की एडवांस बुकिंग रहती है मेरी, क्योंकि मेरा नियम है कि मैं इस विद्या से केवल उतना ही पैसा कमाता हूँ जितनी मेरी जरूरत है। मेरा महीने का खर्चा लगभग 5-6 लाख रुपया है। 4 लोगों से मुलाकात में पूरा हो जाता है। 4 दिन में अपने घर के लिए कमा के बाकी दिन में समाज के लिए काम के लिए घूमते हो आप। हाँ जी। आपने इंडियन करेंसी पर सवाल उठाया, मैं तो एक दिन चिंता में हो गया, मैं क्यों कमाने ला रहा हूँ, बुला रहा साहब दोनों का नकली है ये। हाँ, तो मैं भी इसीलिए नहीं कमाता ना। मुझे देखो, उस समाज ने कीमत तय करी हुई है, लोगों ने तय की इस रुपए की, जो सरकारों ने, उन्होंने कहा ये चीज इतने रुपए की है, मैंने अपनी चीज 1.5 लाख की रखी। अब किसी जूता इतने का रखा, राशन इतने का रखा, वो रखा हुआ उन्होंने, तो मुझे उसके लिए अपनी सर्विस देनी पड़ती है। तो मैंने किसी को सर्विस दी, उसने बोला 1.5 लाख रुपए देना है, तो मैंने मकान मालिक के खाते में करवा दिया। मान लो 3 लाख देना है उसने, तो 6 महीने का किराया चला गया मेरा। आपकी नजर में मनी वैल्यू क्या है? मनी, देखो, मनी को नहीं समझना आपने। मनी है केवल लेन देन का एक साधन। हमने एक साधन है। मुझे खाने के लिए रोटी चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, और जरूरतों के लिए सामान चाहिए। मनी नहीं चाहिए, बेसिक चीजें। मनी इन ना, बेसिक क्यों, एडवांस भी लेना हो तो मनी नहीं चाहिए उसके लिए ना, सामान चाहिए ना। घर बनाना है बहुत बड़ा, टाइल चाहिए, ईंट तो चाहिए, कंप्लीट चाहिए ना, वो चाहिए ना। यानी एनर्जी, यानी वो भी तो पैसे से आएगा ना। वो पैसे से क्यों आएगा यार? वो अनाज से ले लो, सोने से ले लो,
अरे साहब, काम के बदले काम कर दो। तो इतनी चीजें हम, यानी वो पैसा है ना जो, वो केवल उस ऊर्जा के मापने का एक साधन है कि मैंने इतने दिन काम किया यहाँ पर तो मुझे 500 रुपया एक दिन के हिसाब से मिलेगा। वो 500 रुपया जो था, वो जो नोट था, वो नोट उस ऊर्जा के मापने का, क्योंकि काम कर दिया। अब मेरे पास अनाज है, मान लो 1 क्विंटल अनाज है। अब वो 1 क्विंटल अनाज अगर मेरी जरूरत से ज्यादा है तो अब मेरे वो किसी काम का तो है नहीं। अब उसके बदले में मैं सामान लेने जाऊंगा तो मुझे 1 क्विंटल अनाज लेके जाना पड़ेगा कहीं। तो मैं क्या करूंगा, वहीं गांव में किसी को जरूरत है तो मैं वो 1 क्विंटल अनाज उसे दे दूंगा, तो इस पर से एक पर्ची ले लूंगा कि ले दो, 2,500 की पर्ची दे दे, 2,500 का क्विंटल है तो 2,500 की पर्ची ले ली। वो पर्ची ले जाना आसान है दूसरी जगह पर, वो उस अनाज की पर्ची है, वह यानी उस अनाज के बदले मिला है ना वो सामान, मुझे पर्ची के बदले नहीं मिला, वो अनाज के बदले मिला है। क्योंकि जो नोट छपता है वो किसी ऊर्जा के बदले छपता है। देश में जितना उत्पादन होगा, नई धातु निकलेगी, नया सोना निकला, नया चांदी निकला, लोहा निकला, किसान ने पैदा किया, किसान की मैस ब्यागी, इसीलिए तो वो गिनते हैं ना। तो पर्ची तो फेक भी हो उसके ना। हाँ, पर्ची फेक ही है, पर्ची फेक ही है। तो उस फेक पर्ची की सामने जाके वैल्यू कैसे बन पाओगे? नहीं बन रही ना, यही तो बताना है आपको, यही तो समाज को बताना है कि वो जो आपको जो दिखाई दे रहा है वो रुपया नहीं है, वो रुपए की पर्ची है। आपने उसके बाद सिस्टम पे उंगली उठा दी कि भाई जो हमारा जो संविधान है, हमारा जो सिस्टम है वो बिल्कुल निकम्मा निठल्ला है। आप प्रॉपर तरीके से उसको समझ ही नहीं पा रहे, या आम पब्लिक नहीं आपने समझाने की कोशिश करी, उस पे क्या था? मान लीजिए मैं और आप रहना चाहते हैं एक कमरे में या एक घर में रहना चाहते हैं, तो मैं और आप तय करेंगे कि हम प्यार से कैसे रहेंगे। जी बिल्कुल। या वो कह देगा कि मैंने एक लिस्ट बना दी है, तुम्हें ऐसे रहना है। नहीं, उसकी लिस्ट हमारे ऊपर कैसे काम करेगी? तो यही सब संविधान कर रहा है। तो आपके दादा से, आपके बाप से मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा ना। तो वो बैठा हुआ राजा है मेरा, या मुझे जीना समाज में है। अगर मुझे मेरे गांव में रहना है तो मुझे क्या मतलब किसी चीज से? दादा कानून ही रहे, कानून कहाँ जाएगा? क्या कानून? कौन से भाई? अरे गधों को हाँकने के लिए कोई मालिक चाहिए होता है, इंसान को राजा नहीं चाहिए उसको हाँकने के लिए। गधे थोड़ी है हम, हमको जीना नहीं आता इसका मतलब वो बताएंगे कैसे जीना है। आप इतने किलोमीटर, इतने ऐसे चलोगे, यहाँ चलोगे, वो चलो। अरे भाई, हम शांति से जीने के लिए अपने नियम बनाकर अपने आप मान ही रहे हैं। खराब नहीं हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? लोकतंत्र है, कैसे हो जाएगा? क्या है लोकतंत्र? हमने भाई एक राजा चुना है। अरे भैया, नहीं चुना हमने, चलो बता देते हैं, आप ही बता देते हैं। आपके इलेक्शन में कितनी पार्टियां हैं भाई? आप हरियाणा में, मैं हरियाणा की बात कर लेता हूँ। इंडियन नेशनल लोकदल जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जी, भारतीय जनता पार्टी जी, जेजेपी का तो नाम ही नहीं पता, मेरा याद नहीं। अरे जनोरा क्यों नाम ले, कचरा कट्टर की बहू आगरा ना। तो एक बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी, आम आदमी पार्टी, एक आम आदमी पार्टी, 6-7 ये हो गए टोटल 6 पार्टियां मान लिया। इन 6 पार्टियों में से किस पार्टी का कैंडिडेट जनता से पूछकर चुना जाता है? वोटिंग तो जनता करती है साहब। किस पार्टी का कैंडिडेट जनता से पूछ के नहीं होता? यार कमाल की बात कर रहे हो। आपने एक पार्टी बनाई और आप जनता का प्रतिनिधि चुन रहे हो, आप चुन रहे हो, ठेकेदार बन रहे हो, जनता से पूछे बिना कि लो तुम्हारा आका ये है, बताओ ये आका चाहिए कि ये चाहिए। 6 गधों में से कौन सा गधा चाहिए, ये आपके पास ऑप्शन है। आपने तय नहीं किया वो कैंडिडेट आपका है, वो तो पार्टी, गांव ने तय नहीं किया कि वो कैंडिडेट गांव का होना चाहिए, समाज ने, विधानसभा ने तय नहीं किया कि वो उसका होना चाहिए। पहली बात, वो तय किया पार्टी के सुप्रीमो ने, पार्टी ने भी तय नहीं किया, हाईकमान जो हाईकमान ने तय कर दिया। ऐसे मुट्ठी भर लोगों ने तय कर दिया कि ये होगा अगला राजा। ठीक है, ओके, चलो कोई बात। अब इलेक्शन हो गया, इलेक्शन में जो वोटिंग की जो परसेंटेज होती है वो 65% होती है। ठीक है, इसका मतलब 35% तो कह रहे हैं ये राजा है ही नहीं, मेरा तो राजा है ही नहीं है, 35% कह रहे हैं। 65% में से भी जो जीतता है उसको 30% या 25% वोट मिलता है। तो 30% वोट लेकर वो 100% पे राज कर रहा है, इसको लोकतंत्र कहोगे आप? 70% तो खिलाफ है ना उसके। सिस्टम से कहां भागे? तो मैं कह रहा हूं सिस्टम बनाओ अपना कि 30% वाला 70% पे राज कैसे कर रहा है। जो 70% खिलाफ थे उनकी बात को क्यों नहीं सुना गया? लोकतंत्र का मतलब है आपके वोट की कीमत 2 रुपए दिहाड़ी कमाने वाले की, 200 रुपए दिहाड़ी कमाने वाले की और 10,000 करोड़ रुपए कमाने वाले अडानी की कीमत एक है, बराबर। आपकी मत और अडानी की मत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मत बराबर है।
तो उसका फैसला मेरे फैसले से इंपॉर्टेंट कैसे हो गया, ये बताओ। जो बाकी लोग जिन्होंने दूसरे कैंडिडेट्स को वोट दिए हैं जिताऊ कैंडिडेट के अलावा, वो क्या करेंगे, आप उनके बारे में भी बताओ। वो उस कैंडिडेट को वोट कर रहे हैं या आस्था दिखा रहे हैं, या लालच है, या डर है, या व्यवस्था में उन्होंने जुगाड़ कर लिया है, वो है अलग कहानी। लेकिन वो आदमी उसको नहीं चाहता था जो जीता है कि वो बने, क्योंकि वो चाहता था वो बनेगा तो नाश करेगा। तो इसका मतलब 70% लोग ये मानते थे कि जो बनेगा वो नाश करेगा। होना ये चाहिए 70% लोग जब ये कहें कि ये तरक्की करेगा वो बने। हो रहा उल्टा। ढूंढे कैसे? ये तरीका है, इसके ऊपर तो लंबी चर्चा करने के लिए समाज आएगा, क्योंकि आप और मैं वीडियो में नहीं ढूंढ सकते किसी आदमी को ऐसे को। इसके लिए ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा, जिसके लिए हम उतरे हुए हैं। आज चर्चा करी, एक सवाल पे आज 5 घंटे लगे। कितने लोग आप अपने जैसे कुछ % जोड़ पाए हो? मेरे जैसे तो नहीं, मुझसे अच्छे भी लोग हैं बड़े, और बहुत ज्ञानी लोग हैं, जिन्होंने तपस्वी लोग मिले मुझे बड़े। और करीब करीब अभी हम लोग 1000 लोगों की लिस्ट तो अभी हम 2 तारीख को दे ही रहे हैं समाज को। चलो मैं एक बड़ी बात आपसे पूछ लेता हूँ पॉलिटिकल। जैसे हरियाणा प्रदेश पर लगातार तीसरी बार सत्ता में आई है भारतीय जनता पार्टी जी। कौन पार्टी, कौन सा संगठन, कौन लोग ऐसे हैं जो अगले इलेक्शन में 2029 में सामने खड़े होकर टक्कर दे सकते हैं, अगर आपके हाथ में मैनेजमेंट हो तो? अभी नहीं बताएंगे। 23 मार्च 2026 को घोषणा करेंगे कौन देंगे टक्कर। है ऐसा? वैसे है ऐसा? हाँ। ओके, अब बात कर लेते हैं हरियाणा की। भाई हरियाणा में बोलने वालों की, जैसे देवेंद्र बलारा बोल रहा है, हर्ष छकारा बोल रहा है, रवि आजाद बोल रहा है, और अन्य लोग, कुछ एक लोग हैं जो सामने खड़े होकर मुद्दों पे आवाज उठाते हैं। मैं उनके ऊपर डायरेक्ट बात कर लूं। मैंने कल आपकी एक वीडियो देखी, आपने बोला कि भाई जैसे हर्ष छकारा के मामले ठिकानों पे छापेमारी करी गई, सील कर दिया, सिस्टम को रोक दिया, उसके काम धंधे को, उसको बिजनेस को ड्रॉप कर दिया, और सबसे बड़ी बात उसके ऊपर FIR भी दर्ज कर दी। आपने उसका विरोध जताया। तो आप इसमें यह कहना चाहते हो कि भाई अगर आप इनके सिस्टम में रहोगे, भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम में रहोगे, सत्ता के सिस्टम में रहोगे तो ओके है, अगर आप इनके सिस्टम में नहीं रहोगे तो यो ही होना। ओबियसली अगर आप देखो, भाजपा का 2 एजेंडा है। एक बात मैं राजनीति के अंदर खेलता हूँ। राजनीति जब हम करते हैं तो हम लोगों को बताते हैं कि सामने वाले की आवाज को डिस्क्रेडिट करना सबसे इंपॉर्टेंट है, यदि आप उसे कमजोर करना चाहते हो। डिस्क्रेडिट मतलब किसी तरह से नहीं, यू तो पागल सा मुंह फिरा है, मतलब वो कुछ भी कही जाए उसको हाँ इग्नोर कर दो। ना, इग्नोर नहीं करता है उसको, बल्कि कहीं अगर बंद कमरे, स्टेज से तो उसका नाम लोगे ही नहीं, बल्कि बंद कमरे में आप उसको डिस्क्रेडिट करोगे कि ये तो किसी काम का ही नहीं है, अरे पागल आई तो अब अगर मान लो, और जो आरोप है, जो डिस्क्रेडिट करने के लिए जो आरोप है, वो सबसे बेस्ट रहते हैं पैसा और लड़की का। यानी आदमी ने पैसा खाया हो और लड़की किसी न किसी तरीके से उसके ऊपर, हाँ, बेईमान बना दो और चरित्रहीन कर दो। और उसके बाद वो व्यक्ति समाज को कुछ भी कहेगा तो लोग उससे उसके ऊपर सवाल पूछने लग जाएंगे। जैसे मान लो हर्ष शिकारा अब अगर समाज में जाकर अपनी बात करने लगेगा कि भाई हम समाज में ये करें वो करें, तो लोग, तो आपके जैसे 3 लोग निकल के उस पार्टी में से, बीजेपी में से निकल के, बीजेपी वाले मतलब वो खुद है उनके RSS के, जनता को दिख रहे हैं, हम तो आम जनता हैं, वो कहेंगे अरे तेरी फैक्ट्री में तो सील होगी थी। मतलब वो बात कर रहा है कुछ और बीच में चौधरी बना। हाँ, तू भी के चौधरी बना, तेरा तो यहाँ था। तो इसी बात के ऊपर मैं कहूँ, हाँ। अब डॉक्टर देवेंद्र बलारा डायरेक्ट सरकार के नेताओं को, जो आज सरगना है, उनको बागड़ बिल्ले बोल देता है, उनको गधे बोल देता है, उल्लू बोल देता है, और उनको निठल्ले बोल देता है। तो डॉक्टर देवेंद्र बलारा कैसे बच रहा है और आज यहाँ बैठ कर मेरे सामने बात करने लग रहा है? आपको क्या पता मैं बच रहा हूँ? आप जवाब दो। आपको कैसे तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए तो बोला है। चलो मैं बताता हूँ मैं कैसे बच रहा हूँ। सबसे पहली बात, मैं बच नहीं रहा हूँ। CID की एक टीम परमानेंट मेरे गांव में, मेरे घर के आसपास राउंड लगाती रहती है। आजकल गांव में रहते हो आप? नहीं, मेरे गांव के आसपास लगाती रहती है, यहाँ कौन कौन आता है, क्योंकि मैंने एड्रेस गांव का ही दे रखा है, किसी को नहीं पता मैं कहाँ रहता हूँ। ओके ठीक है।
दूसरी बात, अज्ञातवास में हो क्या? काइंड ऑफ मूवमेंट में रहता हूँ ना 24 घंटे। ओके। दूसरा जो बिंदु है इसमें, मैंने जब कंपनी बंद कर दी अपनी, सारे टैक्स पे करके सब कुछ करके, और मैंने कंपनी बंद करने के बाद में मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को सरेंडर कर दिया एक तरह से, मतलब यूज करना बंद कर दिया। तो मेरे नाम पर आज के टाइम पे गैस का सिलेंडर भी नहीं है, तो कोई डॉक्यूमेंट, आदमी फंसेगा कहाँ? जहां उसने कुछ किया होगा। आपका पैन कार्ड कहाँ है? पड़ा हुआ है। आधार कार्ड कहाँ है? आधार कार्ड नहीं है मेरे पास, बनवाया नहीं मैंने। फैमिली आईडी? नहीं, आधार कार्ड ही नहीं, फैमिली आईडी का। पैन कार्ड तो पुराने टाइम का बना हुआ ना, जो तो नौकरी करता था तब कोई। ओके। पैन कार्ड तो नौकरी के टाइम का ही है। कितने मुकदमे? तो फिलहाल कोई मैं लेन देन नहीं करता किसी से पैसों का, ना मैं कैश लेता, ना मैं फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, एटीएम? मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं। तो कैश चलता है? कैश चलता है, वो भी डायरेक्ट उसी के खाते में जिसको मैंने देने हैं। मैं काम ही नहीं करता उतना जितना मेरे पास पड़ा रहे। ना मैं बचत करता, ना मैंने मेरे नाम कोई प्रॉपर्टी है, ना मैंने प्रॉपर्टी बनानी है, ना मैंने बचत रखनी है। अब एक इवेंट कर रहे हो आप। हाँ अभी आपने बाहर किसी स्टेट में एक इवेंट किया, मेरे संज्ञान में आया था। हाँ। वो इतना बड़ा इवेंट किया, हाँ। उसमें लाखों रुपए खर्च लगे होंगे। आना जाना, मैनेजमेंट, होटल रुकना, खाना, सब कुछ हुआ। सब होता है, स्टेज बनाया, सब होता है। कैसे दी, कहाँ से लोग आई? आते हैं, वो जितने आते हैं वही देते हैं, जितने लोग आते हैं। हमारे यहाँ कोई आदमी, अभी इससे पूछ लो, इससे भी लिया होगा कदम कदम तो डोनेशन, वो भी दे गया। तो कितने पैसे दिए थे? हाँ, महाराष्ट्र 5,000 इसने दिए थे, देख बता। और आशीष राव ने भी दिए थे 10,000 रुपए। झगड़े होते हैं आपके साथ ऑन स्टेज? आप एक दिन माइक में आप और आपकी धर्मपत्नी दोनों गुस्सा हो रहे थे स्टेज के ऊपर। ना, स्टेज नहीं थी वो असल में क्या था, कोई हमारे कार्यक्रम में आ गया था और वो थोड़ा गलत मतलब उसका ढंग था उस कार्यक्रम में आने का। उसने कुछ पुरानी टिप्पणियां मेरी पत्नी के ऊपर कर रखी थी रिटर्न में ही, उसके और उसके साथियों ने, और मैंने कभी किसी के साथ सामने वो ओपन नहीं किया था। तो मैं उस दिन सबको बता रहा था कि ये लोग क्या क्या कर रहे थे, तो मैं उसको अंदर सबके सामने लेके आया था। एग्रेसिव कब होते हो आप? कभी नहीं। वो मुझे लगता है आप हर टाइम एग्रेसिव रहते हो। वो दिखना चाहिए ना। वो देखो क्या होता है, क्योंकि मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट, तो मुझे पता है कि अब ये वाली बात कहेंगे तो इसमें मतलब माइंड गेम वो करेगा। साइकोलॉजी के स्टूडेंट ठीक है। मलिक साहब भी हैं, अभी आपकी तरफ देखा नहीं, थंबनेल निकाल दिया इन्होंने उंगली करके ऐसे। हमने तो लगे कि वो उंगली साहब भी किस है भाई अड़े होगी कितने। हाँ जी, तो वो देखो गुस्सा का दो तरीके होते हैं। एक तो मैं जोर से बोल रहा हूँ अगर जी, वो गुस्सा नहीं है, ठीक है ना। उत्तेजना है वो सिर्फ यहाँ तक ही है, अंदर नहीं है। कब मतलब ऐसा अंदर नहीं है। कब ऐसा महसूस होता है आपको? कब ऐसा लगता है कि अब मुझे हाइपर होना है, मुझे लड़ना है, मुझे फाइट करनी है, या मुझे जुबानी जंग लड़नी है? नहीं, मुझे जब बात को स्ट्रेस देके बोलना है तब जोर से बोलना है कि ये वाली बात तो पक्का सुनो, कि ये वाली बात तो सुनो। आप अकेले हो, सामने 4 बंदे हैं विरोधी भाई। ये मेरी सनलाइट खराब करो तुम, इस तभी पड़ा मड़ा पुरान चलता रहे आड़ेट। मतलब आप अकेले हो, सामने 4-5 बंदे हैं। अब आपने फिजिकली तो बेरा है, 5 बंदों की पावर तो अलग है, वो ठाडे हैं। नहीं, मैं लोगों से नहीं लड़ता कभी भी, नहीं मैं लोगों से नहीं लड़ता। लड़ाई तो मेरे उसमें ये वाली देखो, मेरी लड़ाई व्यवस्था से है। पिटाई क्यों हुई थी आपकी? वो व्यवस्था वो इसीलिए हुई थी, मैं बता रहा हूँ। मेरे सीएम हाउस में मैं कहता हूँ मैं बचा कहाँ हुआ हूँ। वो लोग चाह रहे थे कि इसको सीधा करना है, इसको किया फिर? से मैं हुआ नहीं उनसे। कोशिश की? कितने मुड़े हुए थे, कितना मतलब? उन्होंने इतना मोटा एक बांस का लट तोड़ा पूरा, मार कर। वो कितने बंदे थे? 2 लोगों ने तो मेरे को पैर बांध के, ओके, गट्टे बांध के, हाँ, बीच में डंडा बांस दे के गोला लट्ठी पहले उल्टा लटकाया, ओके, और फिर तलवों के ऊपर, पैरों के ऊपर। तो जब तो हाथ जोड़े होंगे आपने, बख्श दो रहे, चिल्लाए हम खूब। आज के बाद नहीं करूंगा, ना ये नहीं कहा, यही करेंगे। पिटने के बाद भी हम पूरा हंसते हुए बोल रहे थे। कितने बंदे थे पिटने वाले? 6 लोग थे हम लोग। और मारने वाले 10-12 लोग थे। बारी बारी सर मार रहे। ये एक्चुअल मामला क्या था उस दिन? हुआ क्यों और कब हुआ? ये जगह कौन सी थी? ये होटल में हुआ था। वहां बीजेपी के एक नेता ने एक मकान लिया था, मतलब किसी हमारे साथी का, और वो साथी ने बैंकों को आवेदन दिया हुआ था,
और हमने कहा था बैंक को कि इसका रिप्लाई किए बिना आप ये मत करो, और उसके बाद आप कब्जा ले लो, रिप्लाई करो और कब्जा ले लो, या फिर हमसे पैसे ले लो, हम पैसे देने को तैयार हैं। तो वो मकान था 2 करोड़ रुपए का, तो वो बैंक के मैनेजर के साथ सेटिंग करके, वो बीजेपी के नेता ने, उसके पड़ोसी ने ही, वो 20 लाख में सेट कर लिया बैंक का मैनेजर। अब 2 करोड़ का मकान 20 लाख में मिल रहा है। तो उसने क्या किया, फिर सीएम हाउस अप्रोच लगाई। तो सीएम को मैं रड़क ही रहा था उन दिनों, तो उसने ये कहा कि इसको कर दो। पहले से मेरे को वहां से, क्योंकि मेरे कुछ नोन है वहां अंदर, तो बताते रहते हैं कि आज आपका नाम भी आया था कि इसको भी करना है, इसका भी इंतजाम, इसका कोई छोटा मोटा कंप्लेंट कहीं से लाओ ढूंढ के, एक कंप्लेंट आ जाएगी तो उसी दिन हो जाएगा काम अपना, भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई कंप्लेंट करने वाला नहीं आया है। तो झूठी सच्ची कैसी भी आ जाए, उस दिन वो पूरा रगड़ने के मूड में है। तो सीआईडी भी घूमती रहती है, मेरी गाड़ी, मेरा फोन सब ट्रेस हो रहा है, रेगुलरली मेरी कॉल ट्रेस रहती है 24 घंटे। तो उस टाइम पे फिर वो उस नेता ने बोल दिया, तो वहां फिर डीएसपी को, थाना के एसएचओ को, उनको पैसे खिला करके, और कोई कंप्लेंट नहीं थी। मारने वाले पुलिस वाले थे, सीआईए स्टाफ वाले, मतलब वो थाने से उठा करके ले गए सादी वर्दी में, पुलिस की गाड़ी में, सीआईए स्टाफ में ले गए अंदर, पूरा दिन पीटा और शाम को छोड़ दिया। खेत में तो मिले जाके? नहीं, खेत पूरा सीआईए स्टाफ के अंदर ही पीटा। अच्छा, आपने इस सिस्टम के खिलाफ फिर क्या लड़ाई लड़ी इस मामले में? मैं नहीं लड़ूंगा इस मामले में, उसका रीजन था, मैंने कंप्लेंट दे दी खाली, और कंप्लेंट नहीं होगी। फिर तो दोबारा भी पीट सके हैं ये सब, दोबारा भी हम चाहते हैं पीट लो, कोई बात नहीं। हम जब तक हमारे हाथ में ये नहीं होगा ना कि वो जितने पुलिस वाले उस दिन ड्यूटी पर थे, जब तक ये हाथ में नहीं होगा कि वो पुलिस वाले के साथ साथ पूरे हरियाणा का हर वो नौजवान चाहिए मुझे जो पिटा है आज तक पुलिस से, गलत पिटा है, जब तक हर किसी को इंसाफ नहीं होगा, मैं अपने लिए इंसाफ नहीं मांगूंगा। कोई 4 ऐसे मुद्दे जो आज समाज के लिए, मतलब शॉर्ट में बताना, कोई 4 ऐसे मुद्दे जो जिनके लिए आप को समझ लो, आम पब्लिक को, आम जन को, समाज को के समझ लो, कोई 4 नहीं 6 हैं टोटल। आप 6 बताओ। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म, इसमें से पैसा निकाल दो बस। कैसे पॉसिबल है? पर बहुत आसान है, इस पर बैठ के लंबी चर्चा करनी पड़ेगी आपको पॉडकास्ट कम से कम 6 से 7 घंटे का होना चाहिए। ओके, अब वो भी हम समय आपको देंगे। वैसे बुलारा साहब, जैसे आप अभी चल रहे हो जिस लेवल में, जिस तरीके से आप चल रहे हो, अब आपको पावरफुल, अपने आप को पावरफुल समझ रहे हो थोड़ा सा? नहीं, मैं पावरफुल नहीं समझता अपने आप को। मैं उस दिन पावरफुल समझूंगा जिस दिन मेरे गांव का या किसी भी गांव का सबसे गरीब और पढ़ा लिखा आदमी अगर कलेक्टर को ये कह दे कि तू जिले का सबसे बड़ा नौकर है, फालतू बकवास मत कर। आप कहते हो? मुझे अभी कभी सामने आया नहीं कभी, मतलब मैं कहता हूँ ऑनलाइन तो बोलता हूँ, सामने नहीं आया कोई अभी कलेक्टर। आपको ढीला छोड़ रखा फिलहाल? उनको तब तक मुझसे कोई खतरा नहीं है जब तक मैं उनकी व्यवस्था को बिगाड़ने में बड़ा हथियार ना बनूं। तो ये कब बने, मतलब इस तरह की तैयारी है? ऑब्वियसली, व्यवस्था परिवर्तन की जो लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी आपने एक डेट बताई थी 23 मार्च 2026। 23 मार्च तो क्रांतिकारियों का दिन है वैसे भी, तो उस दिन बड़ी क्रांति होनी है ना। उस दिन क्रांति के लिए एक नया बीज बोया जाना है, नई क्रांति के लिए। ओके, आपका खुद का बेटा कौन सी क्लास में है? कितने, एक लड़का आपका? हाँ, एक ही बच्चा है और वो अभी 2nd ईयर में है और इंटरनेशनल प्लेयर है लॉन टेनिस का, और नेशनल चैंपियन है, इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियन है। और 2 बात होती है यार, तू बाहर मत जा, तेरे 1000 दुश्मन है। परिवार मना कर रुक जा, अच्छी भली नौकरी थी, अच्छा भला बिजनेस चल गया था, अब भी अच्छे भले पैसे कमा रहा है, पागल है के? पागल जिसने गल पाली है, जिसने बात पाली है, जिसको पता लग गया है आप 5 लाख करोड़ कमा लो या 5000 करोड़। नहीं, मेरा जो सवाल है ना, हाँ, परिवार की तरफ से है, मैं आपकी फैमिली की तरफ से बोल रहा हूं। तो ये सीन है कि देखो, बहुत मना किया था। सबसे ज्यादा किसने मना किया? मेरे पिताजी ने। भाई क्यों पंगे ले? उन्होंने कहा था कि यार इतने पढ़े लिखे लोग मेरे पास हवलदार लगते थे, सिपाही लगते थे, तू मान जा, और कोई फायदा नहीं है नौकरी छोड़ने का। फिर बाद में इंस्टीट्यूट का, बाद में उनको पता लगा कि ये तो मिलने का पैसा लेता है, उनको लगा चलो ठीक हुआ, फिर मैंने कहा ये भी छोड़ूंगा क्योंकि गलत रास्ता है। कभी किसी ने ये बोला कि तो टक जा? सबने बोला,
सबने बोला। सबने बोला। पिटाई के बाद में इतनी जोर की पिटाई हुई, इतने लठ लागे, उसके बाद कति नु हाथ पकड़ कर कोई बैठा भाई भी नहीं जान देंगे। अब तो क्या है, देखो मैंने मम्मी पापा को तो बोल दिया था कि उन्होंने भी मेरे को ये मान लिया है कि हमारा एक ही बेटा। मैं कहा, देखो मेरी सारी जमीन मैं छोटे के नाम करता हूँ, मेरे नाम कुछ नहीं है, बेटे को मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मुझे ये प्रॉपर्टी में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो आप छोटे को दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को ये मान लो मैं मरा हुआ हूँ, और पत्नी का तो मैं सिंदूर मिटा के ही चला था 2016 में, क्योंकि लड़ाई इतनी बड़ी है। फिर भी साथ रखते हो कई बार? वो क्या दिक्कत है फिर? वो भी मतलब कितने % माइंड सेटल आप दोनों का एक जैसा सा? नहीं, अब तो 100% है। अब कितने दिन लगे इसने मतलब लेवल में लेने में? अरसा लगा बहुत, 20 साल हो गए हमारी शादी को। अच्छा, कभी स्वयं को देखो, कई बार आदमी ना एक अच्छा प्लेयर ये सोच ले यार, बार बार चोट लग गया है या मेरा सिलेक्शन ना होता मैं छोड़ दूं, मैं छोड़ दूं, होता है ना ऐसा? अब यही क्वेश्चन आपसे है। नहीं, मेरा ऐसा कभी हुआ नहीं ना, मेरा सिलेक्शन ना हुआ हो। नहीं, इस मामले में कि यार मैं इनको क्यों कितना समझा रहा हूँ, मैं इनके लिए कितना बोल रहा हूँ, मैं इनके लिए तो किन के लिए? आम पब्लिक के लिए। अरे भाई, जिनको समझाया है उनको तो समझ आ रहा है ना। जिनको मैंने समझाया है, जितने लोग अब यहाँ मसूदपुर से जितने लोग यहाँ आए थे उनको मैंने समझाया, वहां तो कोई नहीं है ना जिसको नहीं आया समझ में। पूरा मसूदपुर नहीं आया तो इसमें तो लाने वाले की गलती है ना। ओके, उसमें समझाने वाले की थोड़ी गलती है। अब ना एक आखिरी क्वेश्चन है मेरा, मतलब लड़ाई किससे है? समाज से, व्यवस्था से। किसी व्यक्ति से नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, किसी पॉलिटिशियन से नहीं। जिम्मेवार कौन है इसका? हम, आम पब्लिक, हम सब। मैं इसलिए लगा हूं क्योंकि मुझे लगता है मैं जिम्मेदार हूं। ओके, तो कितने % चांस हो रहे हैं कि कुछ बदल पाओगे? 100%। एक अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, कहावत पुरानी है। फोड़ सकता है, सॉलिड सा होना चाहिए। चना लोहे का होना चाहिए ना, सॉलिड सा होना चाहिए, फोड़ देगा। कई बार भांड कमजोरी होती है, ये तो चोरों की व्यवस्था है, ये तो बहुत कमजोर है। 23 मार्च का इंतजार करें। नहीं करोगे तो फिर भी आएगी। कुछ एक तो हिंट दे दो सादा। नहीं, हिंट तो क्या है, समय समय पर हम देते रहते हैं वैसे ना। कुछ वो नहीं, धुरंधर मूवी आई उससे पहले टीजर आया था, धड़म 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 धड़म, लोग सोचे वो क्रैक किया होगा। देखो, हम एक ऐसी व्यवस्था, देखो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जितनी भी चीजें बदलेंगी वो शिक्षा से बदलेंगी। कुछ लोगों को लगता है किसान समृद्ध हो जाए तो देश गांव समृद्ध हो जाएगा, खेती से बदलेगी मतलब। कुछ लोग समझते हैं कि हेल्थ भी ठीक हो जाए तो भी बात बनेगी। तो जो शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती में से एक जो टॉपिक है वो राजनीति है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि राजनीति का बहुत बड़ा रोल है चीजों को गलत या सही करने में। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि राजनीति का बड़ा रोल है और वो राजनीति करना चाहते हैं और उनके पास किसी भी जगह पर राजनीति करने के लिए स्पेस नहीं है, तो उनको एक प्लेटफॉर्म हम बनाने का प्लान कर रहे हैं। ओके, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी। कई बार मुझे ना ऐसा लगता है, मैं आपको सुनता हूँ ना, हाँ, तो आपको सुन लेता हूँ मैं, धरू राठी को सुन लेता हूँ मैं, और 2-4 को सुन लेता हूँ। कई बार ये लगता है फिर मैं ये फोन क्यों ले रहा हूँ भाई, फिर मैं ये गाड़ी क्यों ले रहा हूँ भाई, मेरे पास राशन कार्ड क्यों है भाई, मेरे पास मतलब ATM कार्ड क्यों भाई, मैं फोन पे क्यों चला रहा हूँ। कई बार ऐसा लगता है। आप लोग ना इन चीजों को इस तरह से एक्सप्लेन करते हो कि मुझे, मैं स्वयं सोचने पे या मेरे जैसे अनेकों हजारों करोड़ों लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट उन चीजों की है तो आपके पास भी है। मैं बता रहा हूँ रिक्वायरमेंट का क्या होता है। मैं फोन से अपना कुछ भी नहीं करता। आपने मुझसे क्या शिकायत की थी सबसे पहले, पॉडकास्ट शुरू होने से पहले, इंटरव्यू शुरू होने से पहले, कि आप फोन नहीं उठाते। यस ऑफ कोर्स। और मैंने कहा था मैं किसी से बात ही नहीं करता फोन पे। लेकिन जरूरी तो ना नहीं है ना, जरूरी। हम मिल गए ना, जिस दिन बात करनी होगी मिल ही लेंगे ना। और अगर फोन पे क्या बदलेगा बताओ आप वो कर रहे हो बोला भाई वैष्णो देवी चाल है, बोला भाई बुलावा नहीं आया है। आप ये नहीं, आप बताइए ना, आप बताइए क्या बदला। आपका फोन मैंने नहीं उठाया, उससे हमारे रिलेशन खराब हुए? रिलेशन खराब नहीं हुए। ये पॉडकास्ट 1 साल लेट हुआ। आप समझे ना, ये तो शायद वो समय नहीं रहा होगा, वो 1 साल पहले होता। समय नहीं होगा उस वक्त, क्योंकि देखो हम मिले 1.25 साल पहले। हाँ, लेकिन आपने दिल से नहीं कोशिश करी होगी, वरना
ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं, यार आपके पास तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक वीडियो बना के उनको बुला रहे, तेरे तो कितने फोन कर लिए, एक 10 सेकंड की वीडियो ही बना के डाल देते। आगे ध्यान करूंगा। आगे देखो ऐसा तो ही फोन नहीं करूंगा। ठांदा। आगे ऐसा ही करूंगा। हाँ, जब भी जरूरत होगी मैं फोन मिलाऊंगा नहीं। हाँ, और के कहाँ है डॉक्टर भाई आज ऐसा। तो मतलब क्या है कि जिन लोगों को, जैसे मेरा क्या है, मैंने कहा मैं अपने सारे दोस्तों को, ये जितने सारे साथी जितने भी जहां भी मिलते हैं मुझे, मैं उन सबको एक बात बोलता हूँ कि देखो मैंने अपना रास्ता चूज कर लिया है, मेरे साथ वही आओ जिनको वही, जैसे अब मान लो आज हमें बेल्जी पे आना था, तो मैंने कहा मैंने रास्ता चूज कर लिया है कि मैं चंडीगढ़ से बेल्जी जाऊंगा, तो जिसको उस रास्ते जाना है ना वो आ जाओ साथ में। दो चीज है दोस्त, हाँ लास्ट है ये, हाँ स्मार्टनेस और सैडनेस, हैप्पीनेस और सैडनेस तीनों की। स्मार्टनेस के लिए क्या करे आदमी कि भाई हर एक आदमी स्मार्ट हो जावे, हर एक आदमी जवाब देने लग जावे, हर एक आदमी डॉक्टर देवेंद्र बलारा की तरह सामने आके पूछने लग जावे। सैडनेस से निकलने के लिए दुखी है यार, को नहीं बने, बात नहीं बने यार। सैडनेस से निकलने के बाद तो हैप्पी हो ही जाएगा। हाँ। तो देखो हैप्पीनेस का केवल एक ही रास्ता है, अगर आपको सचमुच ये सारी चीजें देखनी है, भाई आवाज आ रही, अगर आपको सचमुच ये चीजें देखनी है, आप सचमुच इस पे काम करना चाहते हो, आप स्मार्ट भी होना चाहते हो, खुश भी रहना चाहते हो, और सब कुछ सही चाहते हो, समाज में सब चीजें ठीक हो जाए, तो बच्चों को देखना चालू कर दो गौर से। बच्चे परमात्मा का रूप है, वो देखेंगे, आप देखो वो इस स्कूल में जाकर के खुश नहीं है, तो ऐसा स्कूल बनाओ, ढूंढो जिसमें वो खुश हो जाए। वो खुश नहीं हो रहा है तो ऐसा स्कूल बनाओ, ठीक है। वो उस टीचर से पढ़ के खुश नहीं है तो टीचर बदल के उसको ऐसा टीचर दो जिस पे पढ़ के वो खुश हो जाए। अगर ऐसा टीचर नहीं है तो ऐसा टीचर बनाओ, ऐसी व्यवस्था बनाओ जहां वो बच्चा हैप्पीनेस के लिए आप उसे तैयार कर रहे हो, ना कि अपने हिसाब से गुलाम बनाने के लिए, सिस्टम के हिसाब से गुलाम नहीं। वो फ्री हो, परमात्मा ने जो उसे बनाया है वो बिल्कुल प्योर और गजब बनाया है, उसको समाज के हिसाब से मोल्ड नहीं करना है, बल्कि समाज को उसके हिसाब से बनाना है। ओके। तो जैसे ही आप समाज को बच्चों के लिए बनाना चालू करोगे, आपको दूसरे के बच्चे का ख्याल भी करना पड़ेगा, दूसरे के बच्चे का ख्याल करोगे तो दूसरे के पापा का ख्याल भी करना पड़ेगा, उसके पापा का ख्याल करोगे तो उसकी व्यवस्था का ख्याल भी करना पड़ेगा, उसकी व्यवस्था का ख्याल करोगे तो आपको सारी व्यवस्था का देखना पड़ेगा, फिर वो क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, क्या चल रहा है, उन सब पे देखना पड़ेगा, फिर आप अल्टीमेट हैप्पीनेस की तरफ अपने आप चले जाओगे। कितना होमवर्क करते हो जोश? कुछ भी नहीं करता, ये पहली बार बोला है मैंने, पहली बार सवाल आया था, पहली बार बोला। ओके। अब आखिरी, कई बार आखिरी हो ले, लेकिन ये रियल में आखिरी है। मतलब जैसे आपने ना स्टार्टिंग में 20 बच्चे तैयार करे, वो थी बात बच्चों की। अब एक 50 साल का आदमी अपने आप को बदलना चाहे, देखो मैंने अभी जो पूछा स्मार्टनेस के लिए, तो उनके लिए कौन सा स्कूल है? कुछ भी नहीं, वो बड़ा आसान है, वो खाली अपने को समझ ले। मेरी एजुकेशन की ट्रेनिंग है, वो आप सुन लो, और उसके जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे नोट्स बना लो। कहाँ मिलते हो आप? नहीं वैसे मैं बता दूंगा, अभी बता दूंगा। हाँ ठीक है, ये बता दूंगा, 95 18 17 0000 मेरा नंबर है ना, जो खाते हैं नहीं। सुनो तो सही, आप सुनिए ना, अगली लाइन सुनो। इस नंबर पर जब आप कॉल करोगे तो वो कंप्यूटर बोलेगा, जैसे ही कंप्यूटर बोलेगा आपके पास एक दूसरे किसी नंबर से एक मैसेज आएगा, ऑटो मैसेज। जो वो ऑटो मैसेज आ रहा है उसमें एजुकेशन की ट्रेनिंग का लिंक दिया हुआ है, वो कर लो। चलो तो भाई इस वीडियो को आप लोग जो है शेयर करना। डॉक्टर देवेंद्र बलारा, मैंने पहले ही बताया, मेरे बहुत अच्छे मित्र, और बहुत चीजें जो मैंने पूछा आप लोगों के लिए कि मैं स्मार्टनेस लेके आने के लिए इनको सुनता हूँ, आप भी सुना करो। बहुत ज्यादा जरूरी है, कहीं ना कहीं आपको बड़ा अवेयर करेंगे। और इस वीडियो को शेयर कर दो, इसमें भी आपकी स्मार्टनेस झलकेगी। राम राम जी। जी राम।